मैं चेक कर लेता हूँ ना, रिकॉर्डिंग हर क्लास में रख रहा हूँ, भूले होंगे तभी छूटा होगा। आप एक बार देखिएगा, रिकॉर्डिंग होगा। चौदह चौदह, पिछला क्लास तो 14। एक बार चेक कीजिएगा, रिकॉर्डिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज का लेक्चर हम रिकॉर्डिंग में ऑन कर देते हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग इसीलिए रखे हुए होंगे, देख लीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैलेट। पैलेट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पैलेट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। देखो पैलेट क्या है, जैसे मान लो ये तुम हो, ठीक। ये ऐसे लिप्स हैं इधर, ठीक। अच्छा यहाँ क्या है, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका, दिस पार्ट इज ओरल कैविटी। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये ओरल कैविटी है, ठीक। और पीछे की तरफ जाइएगा तो यहाँ आपका नॉस्ट्रिल शुरू होता है, और ये नॉस्ट्रिल ऐसे पीछे की तरफ जाके खुलता है। यहाँ एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ये नॉस्ट्रिल पीछे की तरफ जाके खुलता है। अच्छा पहले तो एक बात समझिए, अब अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से समझिएगा, होल्ड ऑन। देखो सीन ये है कि आपका ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज पैलेट, यही है आपका पैलेट, ठीक। इस पैलेट के दो हिस्से होते हैं। इस पैलेट का ये जो आगे वाला हिस्सा होता है, दिस इज हार्ड। जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो होता है सॉफ्ट। और यही पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट एक हैंगिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूब्यूला। क्या कहते हैं जरा बताइए तो, ये सॉफ्ट पैलेट क्या बनाता है? यूबुला। यूब्यूला। यूबुला। यूब्यूला बनाता है। बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हम लोग नहीं करेंगे। कह रहे ठीक है सर। अच्छा हार्ड पैलेट को, जैसे टंग है, आप टंग से अगर आगे वाले हिस्से को टच करके देखिएगा तो आपको फील होगा कि इस पे लाइनिंग्स बने हुए हैं, और पीछे छू के देखिएगा तो एकदम स्मूथ होगा सॉफ्ट पैलेट। एक्चुअली हार्ड पैलेट अच्छा। पे कुछ ट्रांसवर्स लाइनिंग्स पाए जाते हैं, और इन ट्रांसवर्स लाइनिंग को हम लोग कहते हैं पैलेटाइन रुगई। रुगई का मतलब देखो, पैलेट है और पैलेट पे पाया जाने वाला रुगई, ये क्या है पैलेटाइन रुगई? तो ट्रांसवर्स फोल्डिंग्स है। देखो वर्ड है रुगई, रुगई का मतलब ही होता है फोल्डिंग। रुगई का मतलब ही होता है फोल्डिंग, याद रखिएगा। तो ये ट्रांसवर्स रुगई है जो आपके अपर पार्ट पे पाया जाता है। दो पैलेट हो गए, हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया। सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ एक हैंगिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसको यूव्यूला कहते हैं। अच्छा पैलेट के बारे में इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आप नहीं जानिए, ठीक है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा जान के क्या कीजिएगा। अच्छा अगर पैलेट के बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट की, पैलेट के बाद अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है डी नंबर, ओरल कैविटी में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, पैलेट पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ओरल कैविटी हो चुका है, माउथ था, ओरल कैविटी था। ओरल कैविटी के बाद आते हैं तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़, थर्ड नंबर था फेरिंग्स। यस सर, थर्ड नंबर। फेरिंग्स, फेरिंग्स, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रोट। क्या कहते हैं बोलिए तो? थ्रोट। थ्रोट कहते हैं। अच्छा फेरिंग्स भी इसी फिगर पे हमारा हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, फेरिंग्स भी इसी फिगर पे हो जाएगा। देखो जैसे ये नाक है ना, तो नाक में देखोगे तो दिस इज एक्सटर्नल, ये बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक। और ये जो पीछे की तरफ ओपनिंग है, ये जो पीछे की तरफ ओपनिंग है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक। नीचे का ये ओरल कैविटी है, दिस इज योर ओरल कैविटी, ये आपका माउथ का ओरल कैविटी है। कह रहे एक काम कीजिए सर, ये माउथ है, ओरल कैविटी है, जस्ट ओरल कैविटी के जब पीछे जाइएगा ना, तो पीछे वाला जो रीजन है वही कहलाता है, वही कहलाता है फेरिंग्स। अब कहाँ है ये फेरिंग्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, यही है जो पिंक कलर वाला हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये खाली जगह कहलाता है फेरिंग्स। अच्छा एक ये जो जैसे मुंह खोला आपने, सीधा पीछे देख रहे हैं, यहाँ सीधा मुंह खोल के पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये वाला जो फेरिंग्स है, इसको हम लोग कहते हैं, जो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे है, इसको कहते हैं ओरो फेरिंग्स।
कह रहा है अच्छा, तो नाक के भी पीछे, इंटरनल नॉस्ट्रिल के जस्ट पीछे भी एक फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स को हम लोग कहते हैं नेजो फेरिंग्स। क्लियर है ये बात? बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. नेजो फेरिंग्स। और इसके बाद जस्ट नीचे उतरिएगा, जहां पे आपका लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है, इसको कहते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। कह रहे हैं, ठीक सर, समझ में आ रहा है। एक बात समझिएगा, जैसे मान लो नाक से सांस ले रहे हो तो हवा जा रहा है, हवा इंटरनल नॉस्ट्रिल से, इंटरनल नॉस्ट्रिल से कौन से फेरिंग्स में खुल रहा है? देखो तो, नेजो में। तो Nasopharynx. नेजो जो है, जो नेजो फेरिंग्स है, वहां से हवा आता है। अच्छा, वो एयर, मान लो जैसे ये एयर है, वो एयर ऐसे आया यहाँ पे और एयर नीचे उतरा, नीचे उतरते हुए आपके ट्रैकिया में चला गया। अच्छा, आप खाना खा रहे हैं ओरल कैविटी से, ओरोफेरिंग्स में, जैसे जो ओरल कैविटी में जो खाना खा रहे हैं वो कौन से फेरिंग्स में जा रहा है? देखिए तो, औरों में। मतलब यहाँ पे फूड आ रहा है, यहाँ पे फूड आ रहा है, एयर तो आ ही रहा था, आगे भी फूड जाएगा, आगे भी एयर जाएगा। आपको नहीं लगता है कि आपके ओरोफेरिंग्स में और लैरिंगोफेरिंग्स में फूड और एयर दोनों जा रहा है? बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। एट द सेम टाइम अगर मैं पूछूं नेजो में, हम्म, सिर्फ हवा Only जा रहा air. है, एयर ओनली। Yes, ठीक है, sir. ये कहानी हो गई। अब कह रहा है कुछ और समझते हैं। जो आपका नेजोफेरिंग्स है, जैसे ये नाक है, जैसे पीछे जाइएगा तो आपका ओरोफेरिंग्स है और दीवाल है, ऐसे पीछे वॉल है आपका। ये जो नेजोफेरिंग्स है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो नेजोफेरिंग्स है, इसमें कुछ ओपनिंग्स आके खुलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्टैकियन, स्टैकियन ओपनिंग। ये स्टैकियन ओपनिंग क्या है, अभी आपको समझाते हैं, चिंता नहीं कीजिए, रुक जाइए। ये है स्टैकियन ओपनिंग। ये स्टैकियन ओपनिंग क्या है आपको समझाते हैं, होल्ड ऑन। पहले तो हम बात करते हैं फेरिंग्स के, कि फेरिंग्स के तीन पार्ट हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तीन पार्ट हैं। फंक्शन आपको पता चल गया, वो कुछ नहीं है, एरिया है। एक है नेजो, एक है ओरो, लास्ट है लैरिंगो, लास्ट है लैरिंगो। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, यही तीन फेरिंग्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद समझते हैं। कह रहा है कि नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके इस इट्स, नेजोफेरिंग्स पे बात कर रहे हैं। इट्स lateral wall has opening, opening of Stackian ट्यूब। इसके लेटरल वॉल में स्टैकियन ट्यूब की ओपनिंग पाई जाती है। स्टैकियन ट्यूब कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक जोड़े होते हैं, वन पेयर होते हैं, वन पेयर होते हैं। अच्छा, स्टैकियन ट्यूब को ही हम लोग ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं, समझाते हैं इसके बारे में। ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। देखो, स्टैकियन ट्यूब के बारे में समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना, तुम लोग समझ जाओगे, उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है। हालांकि ये ईयर टॉपिक में भी आपको सिखाएंगे। जैसे ये कोई पर्सन है, छोटा ही सा फिगर बना रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन का तो छोटा ही फिगर बनाना था, रुको, हमें ह्यूमन का तो छोटा ही फिगर बनाना था, मेन तो आपका ईयर था। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ठीक, इधर नेजोफेरिंग्स में दो ओपनिंग्स आके खुलते हैं। अच्छा, ये जो ओपनिंग्स हैं, ये जो ओपनिंग्स हैं, ये एक जोड़े, इनसे हर एक ओपनिंग से एक ट्यूब लगा होता है। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको ट्यूब को हम लोग थिक बनाते हैं ताकि आप समझ सको। इस ट्यूब को कहते हैं स्टैकियन ट्यूब। यहाँ दो ट्यूब होते हैं, दोनों ट्यूब जाके खुलता है, कहाँ पे खुलता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको बनाते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कान है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये कान है, ये है आपका एक्सटर्नल ईयर। ईयर जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। एक्सटर्नल ईयर से ये रहता है आपका ऑडिटरी कनाल, ये रहता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ही एक दूसरा नाम है ईयर ड्रम, हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं जरा बताइए तो? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम। अच्छा, ये एक्सटर्नल ईयर होता है। इस एक्सटर्नल ईयर के बाद आपका शुरू होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, उस मिडिल ईयर में ईयर ड्रम से लगे हुए 3 बोन्स पाए जाते हैं, और उन तीनों बोन्स का अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो मैं अभी अभी आपको बता के बताऊंगा। एक होता है मैलियस, एक होता है इंकस, एक होता है स्टेप्स। 3 बोन्स होते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये तीनों बोन्स जाके आपके इंटरनल ईयर में ऐसे खुल जाते हैं। ठीक है, ये इंटरनल ईयर है, दिस इज इंटरनल ईयर। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये है आपका, दिस इज योर, दिस इज योर मिडिल ईयर। ये आपका मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर है। अब ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक एक टिम्पैनिक, सॉरी ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये स्टैकियन ट्यूब जाके तुम्हारे मिडिल ईयर में ही खुलता है, यहाँ पे खुल जाता है। तो देखो, पहले ये बताओ, स्टैकियन ट्यूब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? नेजोफेरिंक्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, बोलो तो? मिडल ईयर। मिडिल ईयर। अब इसका फंक्शन समझिए, बड़ी बेहतरीन फंक्शन है। क्या फंक्शन है? जैसे मान लो, बड़ी आराम से समझिएगा इसका फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत तेज धमाका हुआ, बहुत तेज धमाका हुआ, बाहर आपके कान के बाहर कोई एयर ब्लास्ट हुआ, कोई एयर ब्लास्ट हुआ। अब कोई एयर ब्लास्ट, अच्छा एक काम कीजिए, काम ये कीजिए आप कि नाक बंद कीजिए और मुंह भी बंद कीजिए। मुंह भी बंद रखना है, नाक भी बंद रखना है, और एक्सपायरेशन करने की कोशिश कीजिए, एक्सहेल करने की कोशिश कीजिए। कीजिए, ट्राई करके देखिए। कान बंद हो जाएगा। आपको फील होगा, आपको फील होगा कि कान बंद नहीं, आपको फील होगा कि ईयर ड्रम पे कोई इंटरनली धक्का लगा रहा है। ऐसा फील हुआ है? यस सर। वो धक्का देखिए कैसे, वो धक्का देखिए कैसे फील हुआ है। आपको मैंने कहा नाक बंद कीजिए, आपको कहा मुंह बंद कीजिए और हवा निकालिए, एयर निकालिए। अब जब एयर निकालिएगा तो एयर यहाँ आएगा, लेकिन रास्ता बंद है, एयर यहाँ आएगा, रास्ता बंद है। हवा जाएगा कहाँ? हवा घुस जाएगा तुम्हारे स्टैकियन ओपनिंग में, ऐसे जाएगा, ऐसे, इस तरीके से स्टैकियन ट्यूब होते हुए ये हवा मिडिल ईयर में आएगा, और मिडिल ईयर में जाके आपके ईयर ड्रम को धक्का लगा रहा है, जो आप फील भी कर रहे हैं कि आपके इंटरनल ईयर ड्रम पे इंटरनली धक्का लग रहा है। ऐसा फील हुआ है आपको? यस सर। यही तो आप फील। अब इसका फंक्शन क्या है सुनो। कई बार जब तेज एयर का ब्लास्ट होता है तो इस ईयर ड्रम पे मेम्ब्रेनस है, पर्दा है, बहुत तेज एयर वाइब्रेशन से हिट करते हैं। मान लो कोई भोंपू बजा दिया, बगल में ब्लास्ट हो गया, तो तेजी से हवा जाके इस पे धक्का लगाता है। अब अगर कोई मेम्ब्रेन है, पर्दा है, उस पर तेजी से हिट करोगे तो वो फट भी सकता है। अब फट मतलब बहुत तेज प्रेशर जनरेट हुआ है, अब यहाँ कान में वो घुस गया। अब कई बार धमाका होता है तो हमारा थोड़ा सा मुंह भी खुल जाता है, कुछ एयर वाइब्रेशन नाक और मुंह से भी एंटर करते हैं। एक इधर से गया और दूसरा तुम्हारे नेजो, इधर 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 स्टैकियन ट्यूब होते हुए गया। दोनों, इधर से भी तीर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। मतलब स्टैकियन ट्यूब के होने से फायदा ये हुआ कि इसने काम किया, काम ये किया कि इसने प्रेशर का इक्वलाइजेशन किया, इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर। किसके दोनों तरफ किया बोलिए तो? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे, ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम के आइदर साइड में है कौन कौन सा ईयर? एक्सटर्नल एंड मिडल। और इस तरह से उसने बचाया आपके कान के ईयर ड्रम को। जानते हैं, ये लाइन आपके एनसीईआरटी का स्ट्रिक्टली यूज्ड लाइन है, जो आपके ईयर टॉपिक में लिखा हुआ है। आपको यकीन ना हो तो आप जाके देख सकते हैं, फिर से पढ़ाएंगे वहां पे। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, इसमें क्या पूछा जाएगा? ये ईयर से पूछा जाएगा। दूसरा, वहां पे लिखा है ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। क्वेश्चन में पूछता है कि स्टैकियन ट्यूब किन ईयर्स के बीच में प्रेशर इक्वलाइज करता है? मिडिल, इन ये इनर, इनर मिडिल, मिडिल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको टिक करना होगा आइदर साइड में कौन होता है, एक्सटर्नल और मिडिल, इन दोनों के बीच में प्रेशर इक्वलाइज करता है। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए हो। यस सर।
ठीक है। Yes, sir. तो ये थी Yes, sir. कहानी आपके स्टैकियन ट्यूब की। देखो स्टैकियन ट्यूब का साइज ज्यादा बड़ा होता है छोटे बच्चों में, इसकी ओपनिंग ज्यादा खुली हुई होती है छोटे बच्चों में। तो कई बार जैसे छोटा बच्चा, हम लोग भी जब छोटे होते हैं तो बेड पे ऐसे सोए हुए हैं, जनरली ऊपर देख के सो रहे होते हैं, कोई बॉटल मिला के घर वाले मम्मी पापा कोई भी दूध पकड़ा दिया, दूध पीते टाइम में कई बार छोटे बच्चों के कान में ये दूध चला जाता है क्योंकि ये ओपनिंग ज्यादा बड़ा होता है। अब मान लो उसके मुंह में ज्यादा दूध भर दिए, छोटा बच्चा है, उसको लेके पकड़ के जबरदस्ती दूध पिला रहे हो, जबरदस्ती दूध पिला रहे हो। छोटे बच्चों की आदत होती है दूध जल्दी पीते नहीं है, वॉमिट कर देते हैं, नखड़े ज्यादा होते हैं। अब मुंह में ही दूध भर के रखे हुए हैं, तो होता क्या है कई बार वो मिल्क जो है इसके स्टैकियन ट्यूब के थ्रू कान में भी चला जाता है, और कान में चला जाता है तो पस बनाता है और छोटे बच्चों का कान भी दर्द करता है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को जनरली थोड़ा सा हल्का अपलिफ्ट करके और तब दूध पिलाया जाता है, ताकि दूध सीधा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए, ना कि उसके कान में घुस जाए। ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. अब ये थी कहानी आपके स्टैकियन ट्यूब की। आगे आ जाते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और समझते हैं। एक दो और चीज बताते हैं। देखो अब तुम अपने गले में जाओगे ना, जैसे नेक वाले रीजन में जाओगे, तो ये नेक वाला रीजन है, अभी समझा ही रहे हैं, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं रहे। नेक वाले रीजन में तुम क्या देखोगे? हाँ, नेक वाले रीजन में क्या देखोगे कि दो ट्यूब्स पाए जाते हैं। एक ट्यूब जिसको तुम विंड पाइप कहते हो, या बहुत ही फेमस नाम से जानते हो, उसी को तुम क्या कहते हो विंड पाइप के अलावा? बोलो तो। Trachea. Trachea. ट्रैकिया। ट्रैकिया। दिस Trachea. इज विंड पाइप, या इसी को तुम ट्रैकिया कहते हो। और जस्ट उसके बगल वाला जो पाइप है उसको क्या कहते हो? ओएसोफेगस या इसोफेगस या फिर फूड Esophagus. पाइप कहते हो? कहते हो Yes, ना? sir. Yes, sir. चलो एक बात Yes. बताते हैं। Yes, sir. कह रहा है सर, इस विंड पाइप की जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम होता है ग्लॉटिस। क्या नाम होता है बोलो तो? Glottis. 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 और इस ओएसोफेगस की ओपनिंग का नाम होता है गलेट। कह रहे हैं, एक बात जानते हैं सर, ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का ढक्कन होता है, लिड लाइक ढक्कन होता है, कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन, पहले भी पढ़ाए हैं सर। ग्लॉटिस के ऊपर पाए जाने वाले इस कार्टिलेजेनियस ढक्कन को, क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर होता है, एक वर्ड है ईपी, ईपीथेलियम। थेलियम का मतलब, ईपी का मतलब होता है एबव, और थेलियम का मतलब होता है कहीं की भी कवरिंग है उसके ऊपर ही होता है वो। उसी तरह से क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर ये ढक्कन होता है, तो ईपी का मतलब एबव, और ये ग्लॉटिस के ऊपर होता है, तो इसी ढक्कन को कहते हैं इपीग्लॉटिस। आपने टाइप ऑफ कार्टिलेज के इसके बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इपीग्लॉटिस है। हालांकि इस इपीग्लॉटिस को फिर से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब लैरिंग्स पढ़ाएंगे, ट्रैकिया पढ़ाएंगे, तो वहां पे फिर से पढ़ाएंगे। तो ये इपीग्लॉटिस की कहानी है। ये आपके लैरिंग्स का पार्ट है, ये आपके विंड विंड पाइप की ओपनिंग को कवर करके रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ईपी। ईपी मतलब एबब। तो ये एबब है, किसके ऊपर है? ग्लॉटिस के ऊपर है। चलें आगे, कोई तकलीफ? यस सर। No, sir. No, ठीक। No, no, sir. sir. अच्छा एक चीज, एक मिनट बस तुम लोग रुकना, मैं ना कुछ देख रहा हूँ जरा, कि मेरे को ज़रूरत है उसकी। मैं कुछ चेक कर लूँ, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा, नहीं होगा तो कुछ उसका दूसरा जुगाड़ लगाया जाएगा। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा तुम लोगों को ना अगर रुगई देखना था तो मैं, रुगई का फिगर था मेरे पास। ये देखो, ये रुगई का फिगर है, देख रहे हो? ये देखो, दिस इज पैलेटाइन रुगई, देख रहे हो? ये पैलेटाइन रुगई है, क्लियर? यही था पैलेटाइन रुगई जिसके बारे में हम बता रहे Yes, थे। ये sir. फोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं? फिगर था मेरे पास, मैंने पता नहीं क्यों Yes, नहीं sir. दिखाया, मेरे को लग ही रहा था कि फिगर होगा। चलो पैलेटाइन रुगई आप जान गए, पैलेटाइन रुगई यही है, ये हार्ड पैलेट है और उस पर पैलेटाइन रुगई है। मेरे को चेक करना था कि फिगर है या नहीं है, तो अब पढ़ाते हैं। देखो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इस टॉपिक में, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है टॉन्सिल। देखो टॉन्सिल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। टॉन्सिल क्या है, पहले तो जानो कि टॉन्सिल एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है, इज लिम्फॉइड स्ट्रक्चर। अच्छा ये लिम्फॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है बताते हैं, सुनो। लिम्फॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर पे आ जाता है। देखो क्लास 12th में आओगे तो तुमको पढ़ाया जाएगा लिम्फॉइड स्ट्रक्चर।
क्लास 12th में तुम लोग जानते हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तुम्हें लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। पढ़ देखे हो कभी कि प्राइमरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर, सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर, ऐसा पढ़े हो? सर हाँ, क्लास 12th में लिम्फोइड स्ट्रक्चर पढ़ना है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें बताऊं, लिम्फोइड स्ट्रक्चर में आ जाता है तुम्हारा बोन मैरो। ठीक है, तुम्हारा बोन मैरो लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात समझो, बोन मैरो में ही ब्लड का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबका प्रोडक्शन यही होता है। अच्छा, अगर लिम्फोइड स्ट्रक्चर की बात करें तो लिम्फोइड स्ट्रक्चर के बारे में आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल इतना जानो, लिम्फोइड स्ट्रक्चर मदद करते हैं इम्यूनिटी में। किसमें क्या देने में मदद करते हैं? हेल्प्स इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। यूनिट क्योंकि आपकी लिम्फोइड स्ट्रक्चर में ही ब्लड वगैरह बनता है, तो हम लोग कहते हैं कि यहीं से बनता है ब्लड, और ब्लड से ही आपका एंटीबॉडी बनता है। आप जानते हैं कि आपके डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली बी लिम्फोसाइट, वो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो आप इतना ही जानो, आपके काम का इतना ही है कि लिम्फोइड स्ट्रक्चर इम्यूनिटी देने का काम करता है। टॉन्सिल एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, डिटेल में आपको क्लास 12th में पढ़ाएंगे। फिलहाल एक बात जानिए, आपके इस ओरल कैविटी रीजन में और फेरिंग्स रीजन में कुछ टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से टॉन्सिल्स पाए जाते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, फिगर ही दिखाते हैं। फिगर हम सामने रख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए, इसका यूज़ करने में मेरे को आसानी हो। मैं चेक कर लूँ कौन कौन सा फिगर है टॉन्सिल का। रुको रुको रुको, वर्ल्ड ईयर रिंग, एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ टॉन्सिल। ठीक है, ठीक है। यहाँ आइए, ये रहे टॉन्सिल्स। बड़े ध्यान से देखिए, हमें इस टॉन्सिल के टाइप में हम इसका एक फिगर भी बनाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। जो सबसे पहला टॉन्सिल पढ़ना है उसका नाम है नेजो फेरिंगियल, फेरिंगियल टॉन्सिल। अच्छा, नेजोफेरिंगियल टॉन्सिल कहाँ पे होता है, कितना होता है? एक जोड़ा होता है, वन पेयर होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर नेजोफेरिंगियल टॉन्सिल आपको देखना है तो मैं दिखाता हूँ, ध्यान दो इस फिगर को। इस फिगर को बड़े ध्यान से देखो। अगर तुम इस फिगर को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये रहा तुम्हारा नेजोफेरिंगियल टॉन्सिल, यही है नेजोफेरिंगियल टॉन्सिल। कहाँ पे है? तो ये जो तुम्हारा रीजन है ना, ये जो तुम्हारा रीजन है, दिस इज नेजोफेरिंग्स। कौन सा रीजन है ये बोलिए तो? Nasopharynx. नेजोफेरिंग्स। Nasopharynx। अच्छा, नेजोफेरिंग्स में स्टैकियन ट्यूब के जस्ट ऊपर पाया जाता है ये। जैसे अगर मैं आपको अपना फिगर दिखाऊं बना के थोड़ा ज्यादा बेटर, इसका ये तो 3D फिगर है, अगर इसका आप 2D वर्जन देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, ताकि दोनों में आप अंतर समझ सकें। ये आपका नॉस्ट्रिल वाला पार्ट हुआ, इधर यूब्यूला है, ठीक, इधर यूब्यूला है, इधर आपका खुला हुआ है स्टैकियन ट्यूब, स्टैकियन ट्यूब खुला हुआ है, और यहीं पे आपका ये फेरिंगियल टॉन्सिल है, या नेजो फेरिंगियल कह लीजिए। कोई तकलीफ किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। टॉन्सिल, ठीक। अब एक बात समझो, एक बात समझो, बड़े ध्यान से समझना, आप समझाते हैं जो। जैसे मान लो इधर से तुम सांस लिए, इधर ये आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर रखते हैं, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक। इधर से हवा जा रहा है, इधर से एयर जा रहा है। अच्छा, पहले देखो, ये इतना बड़ा रास्ता है ना, इतना बड़ा रास्ता, ये क्या है? खाली जगह है, ल्यूमेन है, ठीक, इतना बड़ा रास्ता है। मान लो जैसे छोटे बच्चों में ना टॉन्सिल्स साइज में बड़े होते हैं, छोटे बच्चों में, बट ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ती है टॉन्सिल का साइज घट जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। कई बार इस नेजोफेरिंगियल टॉन्सिल में इन्फेक्शन लग जाता है, और इन्फेक्शन लगने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। सूजन आने की वजह से ये साइज में बढ़ जाता है। अच्छा, साइज में बढ़ता है तो यहाँ का रास्ता हो जाता है छोटा, देख रहे हैं रास्ता छोटा हो गया, ल्यूमेन डिक्रीज कर गया, देखिए तो। यस अच्छा, ल्यूमेन डिक्रीज हो जाता है तो नाक से सांस लेने में दिक्कत आती है, नोजल कंजेशन देखने को मिलता है। ऐसा कभी फील किए हैं नोजल कंजेशन? बोलिए तो। यस सर।
ठीक है, तो Yes, नाक sir. से सांस लेने में दिक्कत भी होती है। छोटे बच्चों के पास जाइएगा, उनका नाक बहुत जाम होता है, छोटे बच्चों का बहुत नाक नोजल कंजेशन होता है, तो देखिएगा वो मुंह से सांस लेते हैं और खर्राटे भी भरते हैं, सिसकियां भी भरते हैं, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये होता है। अच्छा, जब इसका साइज बढ़ जाता है इन्फेक्शन की वजह से, तो ये एक बीमारी है, एक पैथोलॉजी है, एक डिजीज्ड कंडीशन है, इसको कहते हैं हम लोग एडिनोइड्स। एम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बताता हूँ। पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। प्रेजेंट ऑन posterior wall of nasopharynx। nasopharynx के posterior wall में होता है। छोटे बच्चों में better developed in child। दूसरी बात अगर करें, अगर 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 ये इसका पैथोलॉजी है, एम्स क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछा है कि अगर इसका साइज बढ़ जाए तो क्या कहलाता है? पैथोलॉजिकली enlarged pharyngeal tonsil is called, क्या कहलाता है? ये मैंने क्या कहा है? एडिनोइड्स कहलाता है, एडिनोइड्स। ठीक है, और वो किस में दिक्कत करेगा बोलो तो? सांस लेने में, sir. हाँ, डिफिकल्टी नोजल ब्रीदिंग में। ओरल ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, मुंह से सांस ले सकते हैं। डिफिकल्टी इन नोजल ब्रीदिंग, तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये कहानी हो गई। अगला टॉन्सिल आते हैं, दूसरा टॉन्सिल। चार तरह के टॉन्सिल होते हैं। जो सेकंड टॉन्सिल है उसका नाम है ट्यूबल टॉन्सिल। ट्यूबल टॉन्सिल। देखो, ये वाला जो था ये आपके, ये वाला जो टॉन्सिल था ये आपके स्टैकियन ओपनिंग के ऊपर था। अब जैसे ये मान लो तुम्हारा फेरिंग्स है, जैसे मान लो ये फेरिंग्स है, ध्यान देना, और यहाँ पे तुम्हारे स्टैकियन ओपनिंग है, इसके ऊपर तुम्हारा फेरिंगियल टॉन्सिल, ये स्टैकियन ओपनिंग, इसके दोनों तरफ आजू बाजू में, स्टैकियन ओपनिंग के अगल बगल में, स्टैकियन ओपनिंग के अगल बगल में ट्यूबल टॉन्सिल होता है एक जोड़ा, ये भी एक जोड़ा होता है, वन पेयर। किसके अराउंड होता है? तो अराउंड स्टैकिंग ट्यूब। स्टैकियन ओपनिंग या ट्यूब कह लीजिए, ठीक है, अराउंड स्टैकियन ओपनिंग। ठीक, जस्ट इसके नीचे होता है, फेरिंगियल टॉन्सिल के जस्ट नीचे, ये उसके नीचे होता है। बस इतना ही जानना है इसके बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉन्सिल है, थर्ड नंबर। अच्छा, ये देखिए, इसमें ट्यूबल टॉन्सिल बना भी हुआ है आपके फिगर में, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ये देखिए, देख रहे हैं, फेरिंगियल टॉन्सिल के जस्ट नीचे इसमें फिगर में बना हुआ है ये ट्यूबल टॉन्सिल, देखिए तो। Yes, sir. ठीक है, और ये दो दो फिगर भी आपके पास है, 3D फिगर है, ज्यादा अच्छा फिगर है। इसके बाद जो अगला टॉन्सिल है उसको हम लोग कहते हैं पैलेटाइन, या उसी को कहते हैं फॉसियल टॉन्सिल। अगर मैं पैलेटाइन टॉन्सिल की बात करूं, पैलेटाइन टॉन्सिल की, तो ये जो होता है लोअर जॉ के एंगल पे पाया जाता है। ये लोअर जॉ है, इसके किनारे किनारे में पाया जाता है। आप देखो, ये रहा, देख रहे हैं, एंगल ऑफ लोअर जॉ में है, देख रहे हैं, ये पैलेटाइन टॉन्सिल देखो तो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. और ये इकलौता ऐसा टॉन्सिल है जिसको मुंह खोल के देखा जा सकता है। देखो, मुंह खोलना है, आ करना है, और देखो दिखाई दे रहा है वहां पे साइड में, फिगर में आप देख लीजिए। मैं बड़ा कर देता हूँ फिगर, डोंट वरी, ताकि आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सको बड़े अच्छे से। देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो बस आपको भी Yes, वैसे sir. ही देखना है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? लोकेटेड, लोकेशन याद नहीं रखिएगा, ऑन इन लैटरल वॉल ऑफ ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में ही ये होता है, उसके किनारे में होता है। इकलौता ऐसा टॉन्सिल है जिसको मुंह से देखा जा सकता है, कैन बी सीन थ्रू माउथ। इट कैन बी सीन थ्रू माउथ, आसानी से देखा जा सकता है। एक बात समझिएगा, ये जो हमारा पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये भी छोटे, सारे टॉन्सिल छोटे बच्चों में वेल डेवलप्ड होते हैं। ये ना बड़ा रैपिड साइट है, फ्रीक्वेंट साइट है
इन्फेक्शन का छोटे बच्चों में। अच्छा, इसमें इन्फेक्शन होता है ना, तो ये भी फूल जाता है। फूल जाता है तो छोटे बच्चों का ये गाल ही फूल जाता है। लोग देखते हैं ऐसे टॉन्सिल, देखो छोटे बच्चों को देखते हो, कभी कभी डॉक्टर चेक करता है कि कहीं ये फूल तो नहीं गया है, टॉन्सिल का साइज तो बड़ा नहीं हो गया है। अच्छा, अब सीन ये है कि जब इस टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है। कहीं पे भी सूजन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, मैं बताऊं इसके बारे में, इज फ्रीक्वेंट साइट ऑफ इन्फेक्शन इन, स्पेशली चाइल्ड में, इन चाइल्ड, एंड उसकी साइज बढ़ जाती है, गेट्स इनलार्ज्ड। अच्छा, इन्फ्लामेशन के बाद यही टॉन्सिल कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं सूजन के बाद टॉन्सिलाइटिस। देखो, किसी भी चीज के नाम में अगर आइटिस लगा हुआ है, आइटिस का मतलब क्या होता है बोलो तो? इन्फ्लामेशन। कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसके नाम के बगल में क्या लगा देते हैं? Yes. आइटिस। Right. जैसे हेपेटाइटिस, हिपैर मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। जैसे आपको बताएं प्रोस्टाइटिस, प्रोस्ट का मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। उसी तरह टॉन्सिल, टॉन्सिल है, आइटिस इन्फ्लामेशन है। अच्छा, अगर इन्फ्लामेशन हो गया है इसमें तो इसका कोई जनरली दवाई वाई डॉक्टर देता है, नहीं तो अल्टीमेटली इनको हटा दिया जाता है। इनके हटाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इनको काट के हटा दिया जाता है। बायोलॉजी में जब भी किसी चीज को आप काट के हटाते हैं तो उसके नाम के बगल में लगा दीजिए टॉमी। जैसे कुत्ता काटता है ना, इसीलिए तो कहते हैं टॉमी। टॉमी क्यों भाई? किसी का पालतू कुत्ता तुमको काट लिया तो टॉमी उसको कह दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया टॉन्सिलेक्टॉमी। टॉमी, देखो टॉमी का मतलब होता है काटना। इसीलिए देखना तुम पढ़ते होगे वास्केटॉमी, ट्यूबेकेटॉमी, पढ़े हो? Yes, Yes, sir. sir. टॉमी Yes, का sir. मतलब Yes. होता है Yes, sir. रिमूवल, काटना। कहीं पे भी अगर टॉमी लगा हुआ है किसी चीज के बगल में तो उसका मतलब है उसको काट के हटा दिया गया है। तो ये था हमारा तीसरा टॉन्सिल। एक चौथा टॉन्सिल होता है जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाए भी थे, और उसका नाम है लिंगुअल टॉन्सिल। आपके टंग पे पीछे होता है, याद है पिछले क्लास में पढ़ाए थे लिंगुअल टॉन्सिल? Yes, sir. Yes. ये प्रेजेंट होता है सिचुएटेड ऑन पोस्टेरियर वॉल ऑफ टंग। तो टंग के पिछले हिस्से पे होता है। ये रहा फिगर, ये देखिए, ये लिंगुअल टॉन्सिल आपके फिगर में भी दिखाया गया है, आपके टंग के पिछले हिस्से पे दिखाया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं लिंगुअल टॉन्सिल यहां नजर आ रहा है आपको पोस्टीरियर वॉल पे। Yes, sir. अब ये थे आपके टॉन्सिल। देखो, एक साइंटिस्ट थे, आप कह लीजिए एक बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था वाल्डेयर साहब। वाल्डेयर साहब के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। जैसे मैं ना, ये तो आपका फ्रंट पार्ट है। जस्ट पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पीछे जो आपकी पूरी कैविटी में है, ये पीछे वाला हिस्सा हम बनाते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पीछे वाला हिस्सा बनाया है। ये फेरिंग्स की वॉल है, वॉल ऑफ फेरिंग्स। सबसे ऊपर तो आप जानते ही ये नेजो होगा। यहाँ पे दो ओपनिंग पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टैकियन ओपनिंग। अरे सामने से देखोगे तो पीछे एक दीवार ही ऑब्जॉर्व होगा ना, ऐसे पीछे एक दीवार, इसमें बीचों बीच स्टैकियन ओपनिंग है दो। ठीक है, बोलो। Yes, sir. इसके Yes. ऊपर, इसके ऊपर बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर एक जोड़ा टॉन्सिल पाया जाता है। इसके ऊपर एक जोड़ा टॉन्सिल पाया जाता है, नाम क्या बताए थे? फेरिंगियल। इनके किनारे में भी एक जोड़ा टॉन्सिल पाया जाता है, एक इधर एक इधर, उसका नाम क्या बताए थे? ट्यूबल। याद है? ट्यूबल। अच्छा, Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब ट्यूबल हो गया किनारे में, जस्ट नीचे उतरिएगा तो यहां पे भी किनारे में, ओरल कैविटी के भी किनारे में इधर, ये कौन सा टॉन्सिल किनारे में एक जोड़ा? पैलेटाइन। Palatine. ठीक ठीक ठीक, पैलेटाइन। अच्छा, जस्ट नीचे उतरिएगा, ये पैलेटाइन इधर एंगल पे, तो टंग पे भी पीछे की तरफ एक टॉन्सिल, बहुत सारे। इनका नाम Lingual. क्या है? Lingual. अच्छा, लिंगुअल। आप देखो, इनका रिंग जैसा अरेंजमेंट है। वाल्डेयर साहब ने इसी चीज को ऑब्जर्व किया। वाल्डेयर ने कहा कि आपके ओरल कैविटी में और फेरिंग्स में
इन लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स का रिंग जैसा अरेंजमेंट है और उसी का नाम इन्होंने दे दिया वाल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग। अगर दिक्कत है तो इसका दूसरा बढ़िया वाला भी फोटो दिखा देते हैं जिससे आप लोगों को तकलीफ ना हो। होल्ड ऑन, वो भी फिगर है मेरे पास वाल्डेयर्स लिम्फेटिक रिंग का, जहां आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा वाल्डेयर लिम्फेटिक रिंग। देख रहे हैं ये वाल्डेयर लिम्फेटिक रिंग, एक रिंग जैसा अरेंजमेंट है, बोलो तो इनका। Yes, Yes, sir. sir. Yes. रिंग, इन्होंने ही ये चीज बताया था, रिंग लाइक अरेंजमेंट। कोई तकलीफ किसी को इस रिंग लाइक अरेंजमेंट में? बोलिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, चला जाए आगे। Yes, sir. ठीक है, इसके Yes, sir. बाद तुम्हें Yes, क्या sir. पढ़ना है? देखो, अब इसके बाद तुमने पूरी ओरल कैविटी फेरिंग्स पढ़ ली। टेक्निकली तुम्हें ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना था, यही पढ़ना था ना। लेकिन लेकिन उससे पहले हम लोग आपके एलिमेंट्री कनाल में ओएसोफेगस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे। और जानते हैं हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखने जा रहे हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। अब जो आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट लेवल पे हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लो कि, इधर ध्यान देना, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, आप लोग रुक जाइए। अब सुनिए, आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कनाल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा एलिमेंट्री कनाल है, ओएसोफेगस है, स्टमक है, ठीक। ये सब तो ट्यूब ही है, ट्यूब ही है ना, खाली जगह है ना, खाली जगह। जैसे मान लो ये ट्यूब है, Yes. देखो फिगर, ये ट्यूब है। अच्छा, ये ट्यूब है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्यूब है तो ये इसका खाली जगह है, दिस इज ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है इसका खाली जगह। लेकिन इस हर एक ट्यूब की एक ना एक थिकनेस होती है। देख रहे हैं ये साइड में मेरे जो फिंगर्स हैं, इनकी कुछ मोटाई है या नहीं? है मोटाई, इसकी कुछ थिकनेस है ना? Yes, sir. थिकनेस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इस थिकनेस में ना लेयर्स पाए जाते हैं। जैसे ये तो ल्यूमेन है, बड़े ध्यान से समझो, अगर मैं दिखाऊं तो ये एक ट्यूब है, तो दिस इज ल्यूमेन। ये तो खाली जगह है, ल्यूमेन है, लेकिन इसमें ना कुछ मोटाई होती है, उसमें कुछ लेयर्स पाए जाते हैं। चिंता नहीं करो, बना के दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं, ज्यादा बेटर तुम समझोगे। जैसे मान लो कि कहीं पे भी तुमने एक ट्यूब उठा के देखा, बड़े ध्यान से समझो, तुम्हारी एलिमेंट्री कनाल का, सॉरी, तुम्हारी एलिमेंट्री कनाल का ये खाली जगह मान लो, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये क्या है, ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, ये खाली जगह है। अच्छा, एलिमेंट्री कनाल का जो अंदर का ल्यूमेन होता है वो स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बताएंगे ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है, ये ल्यूमेन हो गया। अब कह रहा है सर थिकनेस होती है, अब ध्यान से समझिए, कह रहा है इसकी ना कुछ थिकनेस होती है इस ल्यूमेन के चारों तरफ, और इस थिकनेस में कुछ लेयर्स पाए जाते हैं। अब देखते चलिएगा, आपको 3D फिगर बना के दिखा रहे हैं। ल्यूमेन तो हो गया, ये आपका ल्यूमेन है, दिस इज ल्यूमेन, यही ल्यूमेन है। कह रहा है इसके थिकनेस में सर ये जो पीला कलर वाला लेयर जो आप बनाए हैं ना, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम लोग बाबू कहते हैं म्यूकोसा। ठीक, ल्यूमेन के जस्ट बगल में म्यूकोसा होता है। कह रहा है ठीक, म्यूकोसा है। म्यूकोसा के बाद आपकी एलिमेंट्री कनाल के थिकनेस में जस्ट इसके बगल में एक और दूसरा लेयर होता है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके बगल में एक और दूसरा लेयर होता है, ये जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज, होल्ड ऑन, दिस सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं इसको, बोलिए तो? सब सब mucosa. म्यूकोसा। Submucosa. हम अंदर से आ रहे हैं, म्यूकोसा सबसे इनर लेयर है, उसके जस्ट बाहर एक लेयर है सब म्यूकोसा। कह रहा है सर सब म्यूकोसा के बाद भी एक लेयर पाया जाता है,
सब म्यूकोसा की जो बाद लेयर होता है थोड़ा सा उसको थिक बनाते हैं, इस लेयर को हम लोग कहते हैं, ये बिल्कुल 3D फिगर बनाया जा रहा है, प्रोबेबली इस तरह की फिगर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जो आपको हम फिगर दिखा रहे हैं। ये जो हमारा अगला लेयर होता है, ध्यान रखिएगा, ये अगला वाला लेयर जिसको मैंने थोड़ा थिक भी बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस लेयर को हम लोग कहते हैं मस्क्यूलरिस। इसका नाम है मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। क्या नाम है इसका बताइए तो? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। External. कह रहा है सर External. मस्कुलरिस एक्सटर्ना को बाहर से छू दीजिएगा, ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसको छूइएगा तो ये कहलाता है सेरोसा, ये है आउटर मोस्ट लेयर। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो जस्ट थोड़ा सा साइड में हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपका ओएसोफेगस था, स्टोमक था, कहीं पे भी काटिएगा तो ऐसा ही दिखाएगा। आप यहाँ खड़े होके, आप यहाँ खड़े होके ऐसे नीचे झांक रहे हैं, यहाँ से नीचे देखिए तो ये फिगर आपको दिखाई देगा। ये सबसे बाहर वाला लेयर जो है ये है सेरोसा, और उसके बाद जो थिकनेस है उसमें ये चारों लेयर हैं। क्लियर है? सेरोसा के बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बाद सब म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है बोलो तो? Mucosa. ठीक है। Mucosa. कह रहे हैं ना सर इसमें कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? कह रहा है सर एक बात जानू सर, बात ये है ना सर कि जो मस्कुलरिस लेयर है मसल से बना होता है, तभी तो नाम है मस्कुलरिस लेयर। अब सर हमारे एलिमेंट्री कनाल में स्केलेटल मसल तो होगा नहीं बाबू, कौन सा मसल होगा? तीन तरह के मसल होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। कौन सा मसल होगा? स्मूथ। वो तुमसे पूछ के काम करता है या अपनी मर्जी से काम करता है बोलो तो? अपनी मर्जी से। ऑटोनोमिक होगा, होगा ना ऑटोनोमिक, बोलो तो? Yes, sir. यस यार बैठे बैठे Yes, ना sir. कंधा दुख जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके इसी इसी अब मैं थोड़ा कलर फिर से चेंज करता हूँ। आपके आपके इस मस्कुलरिस एक्सटर्ना लेयर में दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं। अब ये दो तरह के मसल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक मसल ऐसे किनारे में होता है और इसके लॉन्ग एक्सिस में गया होता है, आप फिगर में देख रहे होंगे, ऐसे लॉन्ग एक्सिस में, ऐसे रॉड की तरह गया होता है, देख रहे हैं फिगर में, ऐसे लॉन्ग एक्सिस में। Yes, sir. जानते हैं इस लॉन्ग एक्सिस में गए हुए मसल को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहना पसंद कीजिएगा इसको? बोलिए। बहुत अच्छे, लॉन्गिट्यूडनल मसल। आप देख ही रहे हैं कि ऐसे ये जो लॉन्ग एक्सिस में मसल गया हुआ है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। कह रहा है ठीक है सर, क्या ही दिक्कत है, समझ गए। इसके बाद कह रहा है कहानी इतने पे ही नहीं खत्म हो रही है। कह रहा है इसके बाद क्या है ना, इसके बाद क्या है, इसी लेयर में कुछ मसल्स, बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी लेयर में कुछ मसल्स जो हैं ऐसे गोल गोल गए हुए होते हैं, ऐसे सर्कुलरली गए हुए होते हैं, ऐसे सर्कुलरली गए हुए होते हैं इस तरह से। और ये जो सर्कुलरली गए हुए मसल्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं, चलो बाकियों को मिटा देते हैं, एक ही दिखाते हैं, इनको कहते हैं सर्कुलर मसल्स, जिनको हम लोग सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग एलएम से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब तुम्हारे मस्कुलरिस एक्सटर्ना में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल होते हैं। अच्छा इन दोनों में बाहर कौन होता है, लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर? Longitudinal. सर्कुलर कहाँ लॉन्गिट्यूडनल। होता है? Longitude. Longitudinal. अंदर होता है। अच्छा अभी जो तुम देख रहे हो ना, ये जो फिगर है, बड़े ध्यान से समझना, ये फिगर है क्या? तो जानते हो एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, तुमने उसको लेंथ वाइज काट के उसके सेक्शंस को देख रहे हो। जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ऐसे लॉन्ग ऐसे पकड़े हुए एक ट्यूब को तुमने ऐसे काटा, काट के गिरा दिया और उसके लेयर्स को देख रहे हो। तुम देख रहे हो, बड़े ध्यान से समझना, तुम देख रहे हो इस फिगर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एसी, बोले तो एलिमेंट्री कनाल। ठीक। Elementary. कह रहा है सर इसी फिगर को जरा देखने का नजरिया बदलते हैं, इसी फिगर को देखने का नजरिया बदलते हैं। जैसे ये फिगर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, एक काम कीजिए, इसको अपनी तरफ घुमा लीजिए, ये जो पूरा फिगर है ना इसको अपनी तरफ घुमा लीजिए। अब अपनी तरफ घुमाइएगा तो देखिए कैसा नजर आएगा, वो फिगर ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा। कोई ट्यूब है, आपने काट दिया और अपनी तरफ घुमा लिया। जब अपनी तरफ घुमाइएगा तो देखिए जस्ट इसी फिगर का एक कॉम्पेरेटिव फिगर हम बनाने जा रहे हैं।
बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अंदर में ये खाली जगह ल्यूमेन से शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन ल्यूमेन टेढ़ा मेढ़ा होगा, स्मूथ नहीं होगा, आपको पता ही है। और ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। कह रहा है समझ गए सर। ल्यूमेन के चारों तरफ एक येलो कलर वाला लेयर पाया जा रहा है, और इस येलो कलर वाले लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं, बोलो तो? कोसा। म्यूकोसा। अच्छा, येलो के बाद ऊपर की फिगर को देखिएगा तो एक ग्रीन कलर वाला लेयर भी पाया जा रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? सब म्यूकोसा। ये ऊपर वाले फिगर को, हाँ, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद, ग्रीन कलर के बाद एक ब्लू कलर वाला थोड़ा सा थिक लेयर पाया जा रहा है, इसको आप क्या कह रहे हो? मस्कुलरिस एक्सटर्नल। मस्कुलरिस कह रहे हो। अच्छा, मस्कुलरिस को देखो, मस्कुलरिस को देखो। मस्कुलरिस में, अच्छा ये फिगर ऐसे था, अपनी तरफ घुमा के देखे हो। अपनी तरफ जब घुमा के देखोगे ना, तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो गोले गोले नजर आएंगे, ऐसे गोले गोले नजर आएंगे, ऐसे ही नजर आएगा ना एलएम, देखो तो अपनी तरफ घुमा के देखोगे तो। यस सर। तो जो लॉन्गिट्यूडनल था, अब तुमको कैसा नजर आ रहा है? सर्कुलर नजर आ रहा है। लेकिन है क्या ये? लॉन्गिट्यूडनल। बहुत अच्छे। तो जैसे ही ट्रांसवर्स सेक्शन में जाते हो, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो सर्कुलर जैसा नजर आने लगता है। और यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं कि सर्कुलर है तो लिख देते हैं सर्कुलर है। नहीं, सर्कुलर नहीं है, वो एक्चुअली क्या है बोलो तो? लॉन्गिट्यूडनल। और इसके जस्ट अंदर ऐसे ऐसे लेयर्स पाए जाते हैं। दिस आर दिस आर दिस आर सीएम। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे लेयर्स को दिखा देता हूँ, बड़ी आराम से आपको सारा लेयर समझ में आ जाएगा। दिस लेयर इज, होल्ड ऑन, दिस लेयर इज म्यूकोसा। यही फिगर आपके एनसीईआरटी में है, शायद यही है ना एनसीईआरटी में? दिस लेयर इज सब, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस कॉम्पेरेटिव था। सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद ये वाला जो पूरा लेयर है, हम एक एम एक्सटर्ना लिखे, काम चलेगा? यस सर। और ये सेरोसा। फिगर क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एसी। कोई तकलीफ? नो सर। बस इतनी बात है। तो आप एक बार ठंडे दिमाग से, प्रोबेबली आपको जो मैंने 3D फिगर दिखाया है एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वो आपको मदद करेगा ट्रांसवर्स सेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से समझने में। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए हो सारी चीजों को। हैव अ लुक ओवर इट, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा पानी भी पी लेते हैं आप, तब तक नजर दौड़ाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पूछना है? देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर आपने बोला था कि अगली क्लास में याद दिला देना, हाउ टू रीड वाला बताना है। बता देंगे, बता देंगे। डाउट सेशन ही लगा देते हैं ना, कोई बात नहीं है, एक दिन डाउट सेशन ही लगा देते हैं जिस दिन हम फ्री होंगे। ऑफ किस दिन रहता है आप लोगों का? बुधवार के बस? और भी किसी दिन ऑफ रहता है? वेडनेसडे को। वेडनेसडे को, ठीक है। नहीं होता है तो डाउट सेशन ही लगाते हैं। बहुत दिन हो गया है डाउट सेशन लगाए, डाउट वगैरह होते हैं बहुत सारे। मैंने वो क्वेश्चन भेजा था फिर। और जब भी अगर आपको 24 घंटे तक क्वेश्चन का रिप्लाई ना मिले, दोबारा रिमाइंडर डाल दिया कीजिए, क्योंकि मैसेजेस बहुत आते हैं, हो सकता है मैसेज आपका छूट जाए। तो 24 घंटे तक आपको अगर रिप्लाई मैं ना दूं तो समझ देखने के बाद भी, अगर नहीं भी देखें, वाला क्वेश्चन जो, हाँ हाँ, फिर भी अगर 24 घंटे तक रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप दोबारा रिमाइंडर डाल दीजिए, ठीक है बबलू? व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, व्हाट्सएप वाले व्हाट्सएप पे ही बबलू, क्लास में फिर पढ़ते हैं ना, ठीक है?
व्हाट्सएप पे ही रिमाइंडर डाल दिया कीजिए, मोस्ट टाइम हम रिप्लाई कर देते हैं, कोशिश मेरी रहती है कि मैं रिप्लाई कर दूं। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, आइए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि आपके एलिमेंट्री कनाल के वॉल में क्या होता है, वॉल ऑफ, देखो इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, वॉल ऑफ ए कनाल, इनर से आउटर सीक्वेंस बस पूछा जाता है, और जो ट्रांसवर्स सेक्शन बनाए हैं वो एनसीईआरटी में है, वो फिगर पूछा जाता है उस फिगर को मार्क करने के लिए। तो सबसे पहले म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद सेकेंड लेयर सब म्यूकोसा, एक एक करके इन लेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। सब म्यूकोसा, थर्ड अगर मैं बात करूं तो एम एक्सटर्ना, अगर मैं फोर्थ बात करूं तो वो आ जाता है सेरोसा। सब पे एक एक करके बात करते हैं। चलिए म्यूकोसा की थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर मैं इनर मोस्ट लेयर की बात करूं तो दिस इज म्यूकोसा, आउटर मोस्ट लेयर की बात करूं तो दिस इज सेरोसा। थोड़ा सा म्यूकोसा पे डिटेल बात कर लेते हैं। देखो म्यूकोसा क्या है, अभी अभी जस्ट एक बार वापस म्यूकोसा बना ही देते हैं। देखो इधर ध्यान से, ये ल्यूमेन है, ये तो ल्यूमेन है, ठीक। और मैंने क्या किया कि इस ल्यूमेन को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया। जानते हो सबसे अंदर वाला लेयर, और इसमें क्या है, ये तुम्हारा थोड़ा सा म्यूकोसा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। ये पूरा म्यूकोसा है। कह रहा है सर एक बात जानिए आप सबसे पहले। कह रहा है क्या जाने, तो कह रहा है म्यूकोसा में सबसे जो पहला लेयर है, म्यूकोसा में 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स। कौन कौन से भाई लेयर्स होते हैं तो समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लेयर होते हैं। एक होता है म्यूकोसा में मस्क्यूलरिस इंटरना, चिंता नहीं कीजिए, म्यूकोसा को फिर से 3 पार्ट में बांटा गया है। दूसरा है लैमिना प्रोपोरिया, और तीसरा है सरफेस इपिथीलियम, सरफेस एपिथीलियम। कहिएगा नहीं समझ में आया। देखिए ये है इसका पहला लेयर, बीच में होता है दूसरा लेयर, और ये होता है इसका तीसरा लेयर। ये रहा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये रहा एम एक्सटर्ना, सॉरी ये रहा, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, उल्टा नाम लिखना था, कोई बात नहीं है। चलिए काम करते हैं, ये रहा इसका, नाम बदलना पड़ेगा यार, ये तभी सेट होगा इसमें दोनों को। यहाँ देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस इंटरना, और ये रहा हमारा सरफेस इपिथेलियम। देखिए ध्यान से, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर दिखाई दे रहा है ये मस्कुलरिस इंटरना है, ये जो दूसरा नंबर लेयर दिखाई दे रहा है ये लैमिना प्रोपोरिया है, और ये जो पहला नंबर लेयर दिखाई दे रहा है ये सरफेस इपिथेलियम। देखो जैसे ये एलिमेंट्री कनाल है, ये खाली जगह है, और जब इसको छू रहे हो अंदर से तो वो सरफेस इपिथेलियम है। जस्ट उसके बगल में कनेक्टिव टिश्यू का लेयर पाया जाता है, और उस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बोलो तो, लैमिना लैमिना प्रोपोरिया। अच्छा एक था मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो कि मस्कुलरिस में था, एक मस्कुलरिस इंटरना भी होता है जो कि म्यूकोसा में होता है। इस मस्कुलरिस इंटरना में भी आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल मिलते हैं, यहाँ पे भी एलएम और सीएम मिलता है, लेकिन इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता है क्योंकि ये इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, मेन मस्कुलरिस लेयर ही होता है। ये पूरा आपका म्यूकोसा है, दिस इज म्यूकोसा। म्यूकोसा के 3 रीजन्स होते हैं, सरफेस इपिथेलियम, बीच में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और फिर एक मस्कुलर लेयर होता है। कह रहा सर थोड़ा सरफेस इपिथेलियम के बारे में नहीं बताओगे, तो देखो सरफेस इपिथेलियम के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है इपिथेलियम चैप्टर में, आपके एलिमेंट्री कनाल में, आपके एलिमेंट्री कनाल में मैंने ही पढ़ाया है कि ध्यान दीजिएगा कौन सी इपिथेलियम पाई जाती है बोलो तो, कॉलमनर क्यूबोइडल, कॉलमनर। अरे पढ़ाया है मैंने, सिंपल कॉलमनर
इपिथीलियम। तो आपकी एलिमेंट्री कनाल में यहाँ पे सिंपल कॉलमनर इपिथीलियम पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है सर सब जगह पे लाइनिंग जो है वो सिंपल कॉलमनर होता है, कुछ जगहों को छोड़ के, एक्सेप्ट देखो एलिमेंट्री कनाल में इनर लाइनिंग सिंपल कॉलमनर होता है। सिंपल मतलब एक लेयर वाला, तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। लेकिन आपके एलिमेंट्री कनाल का कुछ रीजन ऐसा भी है जहां पे मैकेनिकल एबरेजन, वियर एंड टीयर का खतरा ज्यादा रहता है। कहिएगा कौन सा पार्ट? तो सबसे पहले बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कोई भी रफ, मान लीजिए आपको मन किया गन्ना चबाने का, क्या गन्ना खाने, गन्ना होता है रफ, चबा रहे पता चला अगर एक लेयर की पिथिलियम है, तुरंत डैमेज हो जाएगा और पूरा मुंह खून से भर जाएगा। अब वहां पे आपको मल्टी लेयर्ड इपिथेलियम रखना पड़ता है। उसके बाद आप फेरिंग्स में चले जाइए, उसी किसी रफ फूड को आप खा रहे हैं, मान लीजिए आप जैसे कोई ऐसा चीज खा रहे हैं जो बहुत रफ है, बहुत सारी चीजों को आप खाते हो जो रफ होता है। अब पता चला फेरिंग्स में गया, एक लेयर का एपिथेलियम है, तुरंत डैमेज हो गया, क्योंकि सिंगल लेयर एपिथेलियम का काम प्रोटेक्शन नहीं होता है, डैमेज हो गया, खून आ गया। ओइसोफेगस तक में, ओइसोफेगस में भी रफ फूड आता है। तो वहां पे इन तीनों जगहों पे जहां पे वियर एंड टीयर का खतरा ज्यादा रहता है, यहाँ सिंपल कॉलमनर नहीं होता है। यहाँ क्या होता है बोलो तो? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस होता है। कौन सा होता है? Stratified squamous. सर्टिफाइड स्क्वायर। और क्यों होता है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक, यहाँ पे पाया जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड इपिथेलियम पाया जाता है। क्योंकि अगर सिंगल लेयर्ड पाया जाएगा तो तुरंत डैमेज हो जाएगा। सिंगल लेयर का काम ही होता है डिफ्यूजन वगैरह में मदद करना। अब ये बात हो गई आपकी म्यूकोसा की। म्यूकोसा के बाद जो सेकंड लेयर है वो कौन सा लेयर है बोलो तो? Submucosa. म्यूकोसा। सब म्यूकोसा। देखो सब म्यूकोसा पे आते हैं। देखो सब म्यूकोसा वाला जो लेयर है ना, जैसे सब म्यूकोसा की बात बताएं तो अब की अगर देखोगे, अगर तुमको हालांकि चलो बना के क्यों दिखाना है, यहीं पे साइड में दिखा देते हैं। मान लो ये वाला लेयर तुम्हारा सब म्यूकोसा का लेयर है, दिस इज सब म्यूकोसा। मान लो ये सब म्यूकोसा है। देखो इस सब म्यूकोसा में आर्टरी गया होता है, इसी में वेन गया होता है, इसी में लिम्फ वेसल्स गए होते हैं, इसी में नर्व्स गए हुए होते हैं। मतलब तुम्हारे सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल, नर्व वेसल, आर्टरी, लिम्फ वेसल्स गए होते हैं और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो सब म्यूकोसा में क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, आर्टरी, ब्लड वेसल, वेन्स, मतलब इसमें ना ब्लड की सप्लाई होती है सब म्यूकोसा में। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. इज लेयर ऑफ, ये आपके एनसीईआरटी में है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें क्या होता है? कंटेनिंग ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में आर्टरी और वेन दोनों आ जाते हैं, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स, ये सब आ जाते हैं। ये कहानी थी सब म्यूकोसा की। अच्छा एक चीज समझाते हैं तुमको, बड़े ध्यान से समझना। म्यूकोसा की एक और खासियत है, आप म्यूकोसा देखोगे एकदम प्लेन ना होके, जैसे ये म्यूकोसा की जो सबसे इनर लाइनिंग है, ये एकदम सीधी ना होके जगह जगह पे इसमें गड्ढे हैं, देख रहे हो ऐसे गड्ढा है, समझ रहे हो बात को? Yes. म्यूकोसा में इनर सरफेस में जगह जगह पे पिट पाए जाते हैं। पिट का मतलब होता है गड्ढा म्यूकोसा में, या फिर क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब भी गड्ढा होता है। तो म्यूकोसा का क्या होता है? इसी की लेयर, इट्स लेयर modifies टू फॉर्म पिट, या फिर आप कह लीजिए क्रिप्ट। इसके लेयर्स मॉडिफाई होके पिट या क्रिप्ट बनाते हैं। एक और बात समझिए, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जैसे ये आपका सब म्यूकोसा है और ये म्यूकोसा है, कई बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है, जैसे तुम जानते हो कि तुम्हारी एलिमेंट्री कनाल में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कोई HCl, कोई कुछ अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मान लो कई बार इस तरह से कुछ ग्लैंड्स जो हैं आपके सब म्यूकोसा में भी पाए जाते हैं। मान लीजिए कि एक ग्लैंड है और ये ग्लैंड कुछ बना रहा है, और वो बना के आपकी एलिमेंट्री कनाल के ल्यूमेन में जाके खुल रहा है। मान लीजिए ये ग्लैंड म्यूकस ही बना रहा है,
समझ रहे हैं बात को? वो जाके निकल रहा है आपके ल्यूमेन में। अच्छा, ये ग्लैंड कहाँ पे है बोलो तो? सब म्यूकोसा में है। Yes, sir. Yes, sir. इस Yes, ग्लैंड sir. को कहते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड। अच्छा, ऐसा है क्या कि मान लो कि तुमको इस ग्लैंड से कुछ निकलवाना है, ये कुछ बनाया है, तो तुम इसको कह रहे हैं अरे भाई एक काम करो, थोड़ा सा एसिड निकाल दो, तुम्हारे कहने पे निकाल दे रहा है, तुम्हारी मर्जी से कंट्रोल होता है? No, sir. नहीं नहीं No, नहीं। sir. अच्छा, इस ग्लैंड का सिक्रीशन कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि सब म्यूकोसा में ग्लैंड है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सिक्रीशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। इनफैक्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। आपके ऑटोनोमिक नर्व्स यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि भाई जब जरूरत है तो निकलवाते हैं। वो अपने आप निकल रहा होता है, जब बंद करना होता है बंद कर दिया जाता है। मतलब सब म्यूकोसा के ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑटोनोमिक नर्व फाइबर के बंडल्स यहाँ पे आते हैं, बंच आते हैं, और उनका एक खास नाम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हैव, इसी सब म्यूकोसा में हैव बंच, या फिर कह लीजिए बंडल ऑफ ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स। चिंता नहीं कीजिए, आपको फिगर में हम दिखाते हैं। हैव बंच या बंडल ऑफ ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स कॉल्ड, उनका एक खास नाम होता है, उनका खास नाम होता है माइजनर्स प्लेक्सस। माइजनर्स प्लेक्सस, या फिर इन्हीं को कहते हैं हम लोग सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अच्छा, ये जो न्यूरॉन्स होंगे, ये जो, पहले एक चीज समझो, प्लेक्सस का मतलब क्या होता है समझाते हैं। पहले एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, बड़े ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है। अच्छा, ये एक एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन। Yes, sir. Yes, sir. इसी एक्सॉन को हम लोग नर्व फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? No fiber. No fiber. अब मान लो ये No, दूसरा एक्सॉन है, पहले भी ये चीज पढ़ाए हैं नर्वस सिस्टम में। मान लो ये एक तीसरा न्यूरॉन है। अब तुम देख रहे हो कि कई न्यूरॉन्स के नर्व फाइबर का बंडल बन गया। ये बंडल है। Yes, sir. एन फाइबर का। सिंगल एक्सॉन को नर्व फाइबर कहते हैं, एक सिंगल एक्सॉन को नर्व फाइबर कहते हैं। जानते हैं, इसी बंडल को हम लोग प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए तो? Plexus. तो Plexus. प्लेक्सस क्या है? बंच ऑफ नर्व फाइबर, बंडल ऑफ नर्व फाइबर। अब यहाँ पे ना कई न्यूरॉन्स के बंडल आए हुए होते हैं। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, इधर आया हुआ है, ठीक। ऐसे कई न्यूरॉन्स आए हुए होते हैं, और ये न्यूरॉन्स करेंगे क्या? ये न्यूरॉन इस ग्लैंड को कहेंगे कि भाई तुम सिक्रीशन करो या फिर नहीं करो। मतलब ये इन ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे। बोलो तो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, कोई तकलीफ किसी को? और बिना आपसे पूछे, इसीलिए ये कौन सा नर्वस सिस्टम है? ऑटोनोमिक। कोई तकलीफ? No, sir. अच्छा, इसके बाद कौन सा लेयर है बोलो तो? सब म्यूकोसा के बाद Muscularis. Muscularis. उसके बारे में तो तुम बड़े अच्छे से जानते हो कि उसमें एलएम एंड सीएम है। हैव, एलएम एंड सीएम। अच्छा, एलएम और सीएम का काम क्या है सुनो। तुम्हारी एलिमेंट्री कनाल में, जैसे मान लो ये तुम्हारा ओएसोफेगस है, ठीक। तुमने कुछ भेजा इसमें फूड को, जैसे मान लो इसमें फूड को भेजे, तो तुम देखते होगे कि ओएसोफेगस में तुरंत ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलने लगता होगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे तुरंत पेरिस्टालसिस चलने लगता होगा, है ना? Yes, sir. पेरिस्टालसिस है क्या? पेरिस्टालसिस है, मसल है ये। पूरी एलिमेंट्री कनाल में मसल्स है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना है। उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाया जाता है। सीधा था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से मसल करेंगे? अब लॉन्गिट्यूडनल मसल है, वो लॉन्ग एक्सिस में गया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ट्यूब ऐसे ऊपर नीचे होगा। सर्कुलर मसल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्यूब की डायमीटर ऐसे घटेगी बढ़ेगी। समझ रहे हैं बात को? मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल ओवरऑल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? बोलो तो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ऐसा तो है नहीं कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए एलएम और सीएम में आप कहते होंगे कि भाई थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाओ, बाबा रामदेव जैसा पेट घूम जाएगा आपका आपके कहने पे।
आपकी मर्जी से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, अपने आप करते हैं जब खाना वाना खाते हैं आप। मतलब उसको भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। यस सर। यस सर। इनमें भी ऑटोनोमिक नर्व के बंचेस आए रहते हैं, बंच ऑफ ऑटोनोमिक नर्व्स। और उन ऑटोनोमिक नर्व फाइबर के बंच को हम लोग यहाँ पे खास नाम से जानते हैं। उनको हम लोग कहते हैं कॉल्ड, क्या कहते हैं, तो माई एंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। माई एंट्रिक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस, या इसी को कहते हैं ऑरबैक्स, ऑरबैक्स प्लेक्सस। इसी के दो नाम हैं। ऊपर वाले का मीजनर नाम है, इसी को माई एंट्रिक या फिर क्या कहते हैं हम लोग, ऑरबैक्स प्लेक्सस कहते हैं। और ये नर्व फाइबर किस चीज को कंट्रोल कर रहे होंगे, बोलो तो? कंट्रोल्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, एक बात जानते हैं, पूछिएगा कि सर इतना सब तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, काहे आप पढ़ा रहे हैं? एक्चुअली ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है। ये दोनों के दोनों प्लेक्सस का नाम दिया गया था, बगल में दो फंक्शन लिखे गए थे, कहा था मैच कीजिए कौन सा प्लेक्सस क्या कंट्रोल करता है। तो आप मैच कर दीजिएगा कौन सा प्लेक्सस क्या कंट्रोल करता है, बोलिए तो। यस सर। आइए आगे, आइए आगे। आखिरी लेयर कौन सा है बताइए? सा- सेरोसा। आपको मैंने कई बार कहा है कि एलिमेंट्री कनाल को जब आप बाहर से छूते हैं तो वो भी इपिथीलियम है। उसको मैंने कहा था कि पेरिटोनियम कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे ये आपकी बॉडी वॉल है, दिस इज बॉडी वॉल। बीच में आपका एलिमेंट्री कनाल गया हुआ है, बीच में ऐसे आपका एलिमेंट्री कनाल गया है। मैंने कहा था ये एसी है। मैंने ये बताया कि यहाँ पे आप छू रहे हैं, दिस इज इपिथीलियम। आपके एलिमेंट्री कनाल के ऊपर भी क्या होता है, इपिथीलियम। दोनों इपिथीलियम है, लेकिन दोनों का एक नाम है। दोनों को एक इसी इपिथीलियम को, यहीं की इपिथीलियम को हम लोग मीजोथेलियम भी कहते हैं। इसी इपिथीलियम को हम लोग पेरिटोनियम भी कहते हैं। इसी इपिथीलियम को हम लोग, सब नाम है इसका, सीलोमिक इपिथीलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए तो? सिलोमिक एपिथेलियम। सीलोमिक इपिथीलियम। अच्छा, इसमें ये दोनों इपिथीलियम का ना एक स्पेशल नाम है। ये जो बाहर वाला है, जो बॉडी वॉल, जस्ट इसके अंदर इपिथीलियम है, इसके अंदर पेरिटोनियम है, बाहर की तरफ है, इसको हम लोग कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। क्या कहते हैं बताइए तो? पेराइटल। पेरिटोनियम। और जस्ट ये जो आपकी एलिमेंट्री कनाल के ऊपर वाला है, इसको हम लोग कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। इसी का दूसरा नाम सेरोसा है। क्या नाम है इसी का? सेरोसा। कोई तकलीफ, बोलिए तो? नो सर। नो सर। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ए कैनाल, एलिमेंट्री कनाल क्या है, सेरोसा। तो इसमें दो चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें थोड़े बहुत कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, मेड अप ऑफ, क्या क्या होता है इसमें? एक तो होता है, अच्छा ये मीजोथेलियम या सीलोमिक इपिथीलियम, कौन सी इपिथीलियम होती है बताओ तो? सिंपल स्क्वैमस पढ़ाए हैं? यस सर। सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम होता है, पढ़ाए हैं सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम। एंड इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, एंड सम कनेक्टिव टिश्यू। आपकी कहानी इतनी समझ में आ गई। कह रहा है सर एक बात जानते हैं सर, ठीक है आप कह तो रहे हो, समझ में आ रहा है आपका बात, लेकिन हर जगह ना सेरोसा को सेरोसा ही नहीं कहते। जैसे स्टोमक के ऊपर है तो सेरोसा आप कह दिए, लेकिन कुछ जगह पे ये सेरोसा नहीं होता है, वहां पे सेरोसा जैसा ही कुछ और होता है, बस नाम बदल जाता है। एब्सेंट इन ओएसो एंड, जैसे मैंने ओएसोफेगस में ही सेरोसा लिख दिया है, एक्चुअली इसको सेरोसा नहीं कहते हैं। ओएसोफेगस और रेक्टम में सेरोसा नहीं पाया जाता है, वहां पे इपिथीलियम नहीं होता है। हाँ बोलिए पाकिजा, कुछ कह रही हैं? सर सिरोसा वाला रिपीट कर दो स्टार्टिंग से, नेटवर्क इशू। मेरे नेटवर्क इशू का मैं क्या करूं बताइए? नेटवर्क इशू का मैं कुछ नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग में ऑन है, एक बार भगा के देख लीजिएगा, ठीक है? क्लास के बाद फिर पीछे जाने का मन नहीं करता है, पूरा रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक?
ओके पाकिजा, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ओके सर 1 घंटे 8 मिनट पे फिर पूरा बोलना पड़ेगा, बाकी बच्चों का मन खराब हो जाएगा कि सर एक ही चीज को 4 बार बोल रहे हैं, इसीलिए रिकॉर्डिंग मैंने ऑन रखा है। देखिए, कह रहा है कि सिरोसा पहले जो आप पाकिजा पढ़ रही थी ना हिस्टोलॉजी में, वही बस है, बस जो लिखा हुआ है वही चीज बता रहे हैं, कुछ और नहीं बताए हैं। अब सुनिए, कह रहा है कि सर अगर यहाँ सिरोसा नहीं होता है तो फिर ये होता क्या है? एक्चुअली यहाँ पे एक तो एपिथेलियम नहीं होती है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो भी फाइबर वाले। जैसे आप देख रहे हो ना कि सेरोसा में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे सेरोसा में एपिथेलियम नहीं होता है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होता है। आउटर मोस्ट लेयर इज फाइबरस, सिर्फ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और सिर्फ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे हम लोग एक खास नाम देते हैं, कहते हैं इनके, आप कह लीजिए इनके सिरोसा का ये नाम है, क्या नाम है? तो ट्यूनिका एडवेंटिसिया। तो आप बस इतना जानिए कि ट्यूनिका एडवेंटिसिया सिरोसा का ही दूसरा नाम है, लेकिन हर जगह के सिरोसा को आप ट्यूनिका एडवेंटिसिया नहीं कह सकते हैं। कहाँ कहाँ के सिरोसा को ट्यूनिका एडवेंटिसिया कहते हैं, बोलो तो? Esophagus तो and rectum. esophagus and rectum. esophagus and rectum. बस 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 बस, तो ये कहानी हो गई। इतना ही तो कॉन्सेप्ट था आपकी हिस्टोलॉजी का। हिस्टोलॉजी में जो क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। अब एक एक करके हम लोग ओइसोफेगस, स्टमक, ये सब पढ़ेंगे। कहिएगा तो पढ़ाना शुरू करेंगे, नहीं तो फिर आप पानी वानी पी लीजिए, फिर पढ़ाते हैं। 2 मिनट का ब्रेक है, पी लीजिए पानी वानी, फिर पढ़ाते हैं। स्लाइड नीचे कर लो। नीचे कर दूं? चलो मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, आप अपने एंड से जूम करके पढ़ लो। 2 मिनट का टाइम देते हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए, आपको पढ़ाने जा रहे हैं अब एक एक करके हम एलिमेंट्री कनाल के अलग अलग हिस्सों को। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा माउथ पढ़ा, दूसरा ओरल कैविटी पढ़ा, तीसरा फेरिंग्स पढ़ा। अब चौथा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी एलिमेंट्री कनाल का, वो है ओएसोफेगस। देखो, ओएसोफेगस और स्टमक एक साथ अभी पढ़ाएंगे, दोनों की एनाटॉमी आपको पढ़ाएंगे। एनाटॉमी फंक्शन भी पढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों एक साथ कनेक्टेड ही होता है। अब देखिए, दोनों के बारे में आपको पढ़ाने चलते हैं, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, आप समझ जाओगे। देखो, ये मान लो तुम्हारा ओएसोफेगस है, ठीक? ये ओएसोफेगस कह रहा है, ठीक है सर समझ गए। ओएसोफेगस के बाद जस्ट आपका एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इस जे शेप्ड ऑर्गन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए तो? Stomach. ठीक, दिस इज, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ओएसोफेगस। इस ओएसोफेगस की ये जो ओपनिंग है, इसको कहते हैं हम लोग गलेट। गलेट। ओएसोफेगस के बारे में कुछ बातों को सुनिए। पहली बात तो, ओएसोफेगस में कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। सिक्रीट नो एनी
एंजाइम। एंजाइम नहीं सिक्रीट होता है भले, लेकिन यहाँ पे म्यूकस जरूर सिक्रीट होता है। आप बोलिएगा म्यूकस सिक्रीट होगा तभी तो आप खाने को निगल पाइएगा ना, रास्ता स्मूथ होगा, समझ रहे हैं बात को। लेकिन इसमें क्या हो सकता है बोलिए तो, बट हैव म्यूकस ग्लैंड। ठीक, म्यूकस ग्लैंड होता है इसमें। दूसरी बात, तीसरी बात जानिए। अच्छा, ओएसोफेगस की अगर लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, अगर इंच में बात कीजिएगा तो 10 इंच होता है, याद नहीं रखिएगा। चौथी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात ही बता रहे हैं कि कोई एंजाइम नहीं सिक्रीट करता है, लेकिन म्यूकस के ग्लैंड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फंक्शन क्या होता है, तो ये हेल्प करता है चीजों को निगलने में। बायोलॉजी में निगलने को कहते हैं डीग्लटेशन, स्वेलोइंग के नाम से जिसको आप जानते हैं। हेल्प्स इन डीग्लटेशन, या उसी को मैं क्या कह रहा हूं बोलो तो, swallowing, स्वेलोइंग। कुछ फंक्शंस आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे आपने क्या पढ़ा है कि ओएसोफेगस में जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रैटिफाइड होती है, इसका 1/3 हिस्सा वॉलेंट्री होता है ऊपर से, और बाकी 2/3 हिस्सा इनवॉलेंट्री होता है। ये तो आप जानते हैं ना पहले से, बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छे। यस सर। इधर आते हैं। अच्छा, ओएसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, आपको ये पता चल चुका है। दिस इज योर, डबल लाइन से मैं लिख रहा हूं, दिस इज योर स्टमक। ठीक, स्टमक के बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा शुरू होता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं डिवोडेनम। दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कुछ सुनते रहिए, अगले 10 मिनट हम आपको कुछ सुनाते हैं। देखिए, खाना आपके ओएसोफेगस से आता है स्टमक में। आपके ओएसोफेगस और स्टमक को गाइड करने के लिए यहाँ पे एक स्पिंचर मौजूद होता है। इस स्पिंचर को हम लोग कहते हैं, नाम जरूर बताएंगे। और ऐसा ही एक स्पिंचर आपके स्टमक और डिवोडेनम को भी बीच में पाया जाता है। इस स्पिंचर को हम लोग कहते हैं, जो आप देख रहे हैं, किसके किसके बीच में, ओएसोफेगस और स्टमक के बीच में। इस स्पिंचर का एक खास नाम है, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर। अगर मैं बताऊं कार्डियक स्पिंचर कहां से कहां फूड को गाइड कर रहा है, तो ओएसओ से स्टमक में गाइड कर रहा है, बोलिए तो। Yes, yes sir. sir, हाँ, एट द सेम Yes, टाइम sir. ये जो दूसरा वाला स्पिंचर है, जो कि आपके स्टोमक और डिवोडेनम के बीच में है, इसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। इसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर। अच्छा, ये कहां कहां से, तो स्टोमक से डिवोडेनम में गाइड कर रहा है फूड को। yes sir, ठीक है, ये काम हो गया। कह रहा है सर, अच्छा इनका कुछ और भी नाम होता है, जैसे कार्डियक स्पिंचर, क्योंकि ओएसओ और स्टोमक के बीच में होता है, तो इसको एक और बड़े फेमस नाम से जानते हैं, वो नाम भी बता देते हैं, सुनिए। अच्छा, एक चीज देखिए, आपके स्टोमक में कुछ रीजंस होते हैं। रीजन कौन कौन से होते हैं, तो बड़े ध्यान से देखिए। जैसे इधर से खाना आया ओएसोफेगस से, इधर से खाना आया, और जहां पे खाना एंटर करता है, जहां पे खाना एंटर करता है स्टोमक के, इस रीजन को हम लोग कहते हैं कार्डिया। क्या, कौन सा रीजन कहते हैं बोलिए तो, cardia, इसके जस्ट ऊपर वाले रीजन को कहते हैं फंडस, जस्ट इसके नीचे वाले रीजन को कहते हैं बॉडी, और जस्ट उसके नीचे वाले रीजन को कहते हैं पाइलोरस। आपके स्टमक में टोटल 4 रीजन होते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बार बार ये कार्डियक या कार्डिया क्यों। सुनिए, आपको सुनाते हैं, थोड़े ध्यान से सुनिएगा। स्टमक की लोकेशन देखिए कहाँ है, जरा अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी वॉल है, ठीक है, ये आपका बॉडी वॉल है, इधर आपका, इधर ट्रैकिया है, दोनों लंग है, ठीक है, ये दोनों लंग है, और इन दोनों लंग के बीच में तुम्हारा दिल है। अगर दिल की मैं बात करूं, दिल की अगर मैं बात करूं, हार्ट की, तो लेफ्ट की तरफ होता है। तुम्हारा दिल जो है लेफ्ट की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट की तरफ होता है। अच्छा, लेफ्ट के बाद एलिमेंट्री कनाल बनाते हैं, ओएसोफेगस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जस्ट इधर से आपका ओएसोफेगस आया, ओएसोफेगस ऐसे आया। अच्छा देखिए, आपकी बॉडी में 2 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाला चैम्बर क्या कहलाता है, थॉरेक्स। ये सीना वाला पोर्शन, ये थॉरेक्स कहलाता है। थॉरेक्स के जस्ट नीचे जो पेट वाला हिस्सा है, उसको क्या कहते हो, एब्डोमेन। तो लंग तो थॉरेक्स में होता है, हार्ट भी थॉरेक्स में होता है, हार्ट भी ऊपर थॉरेक्स में होता है, लेफ्ट साइड में, इधर दिल छू के देखो, दिल इधर लेफ्ट में है।
स्टोमक तो ओइसोफेगस इधर से शुरू हुआ, ओइसोफेगस इधर से शुरू हुआ, पूरे थोरेक्स को पास करके ओइसोफेगस जो है आगे बढ़ता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है तो ध्यान दीजिएगा आपका ओइसोफेगस जाता है और इधर स्टोमक में चला जाता है ऐसे। अच्छा, थोड़ा लंग अच्छे से बनाते हैं, अब अच्छे से बनाते हैं लंग, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये स्टोमक, आपका स्टोमक जो है, ये भी आपका स्टोमक भी जो है लेफ्ट में रहता है, आपका लेफ्ट में एब्डोमेन में जस्ट नीचे की तरफ। आपका थोड़ा सा हार्ट, इधर हार्ट ट्रैकिया वगैरह बनाते हैं, जैसे ये ट्रैकिया है, दोनों लंग हैं इसके ऊपर, ये दोनों लंग हैं थोरेक्स में, और यहाँ कहीं तुम्हारा दिल है बाबू, यहाँ कहीं तुम्हारा दिल है। तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखोगे, जहां तुम्हारा दिल है जस्ट उसके नीचे तुम्हारा स्टोमक की प्लेसमेंट नजर आ रही है। Yes. Yes, sir. इसीलिए से, Yes, sir. इसी वजह से एक्चुअली वो जो कार्डियक रीजन है, इसके जस्ट ऊपर हार्ट पाया जाता है, इसीलिए इसको बार बार कार्डिया कह रहे हैं या फिर कार्डियक स्पिंचर कह रहे हैं। जस्ट इसके ऊपर तुम्हारा क्या है, स्टोमक के जस्ट ऊपर थोरेक्स में क्या है तुम्हारा, बताओ तो? दिल है। क्लियर? Yes, sir. एनाटॉमिकल सेटअप समझ में आया? एनाटॉमिकल सेटअप समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. स्टोमक के बारे में हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो? पूरे एलिमेंट्री कनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है कौन? स्टमक। अगर मैं शेप की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो आप देख ही रहे हैं जे शेप का होता है, कई किताबों में सी शेप्ड लिख देगा। आपको आपको सी शेप याद नहीं रखना है। आपकी एनसीईआरटी कौन सा शेप मानता है, बोलिए तो? G. G. लोकेशन पे आते हैं, लोकेशन पे आते हैं। आप इसका लोकेशन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ एब्डोमेन में, ये नहीं कि इधर थोरेक्स में चला आएगा, नहीं, लोकेशन है अपर लेफ्ट, लेफ्ट में पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बताने के लिए, बताते हैं। जैसे मान लो स्टमक पूरा खाली था, खाली था स्टमक, तुम खाना खाए, जो खाना खा रहे हो, स्टमक के कौन से रीजन में सबसे पहले फूड एंटर कर रहा है? फंडस, कार्डिया, बॉडी, पाइलोरस, कहाँ? कार्डिया। Cardia. कार्डियक कह लीजिए, कार्डियक रीजन में। पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल, अच्छा खान, वो तो खाली जगह है, स्पेस है ना, वो खाना नीचे गिरता होगा, तो नीचे गिरता होगा तो पाइलोरस में जाता होगा। अब जब स्टमक खाली होता है तो हवा भरा हुआ होता है, कहीं भी कैविटी है हवा होगा। खाना खा रहे हो, खाना नीचे जमा होना शुरू हो रहा है, मान लो जैसे ये खाना भरना शुरू कर रहा है, दिस इज फूड, मान लो ये फूड है, गए भोज में, जम के खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। अब खाना ना ऊपर शिफ्ट होगा, जब किसी चीज को नीचे भरोगे खाना ऊपर बढ़ेगा, तो हवा भी ऊपर जाएगा, हवा ऊपर जाते 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 मान लो खूब खा रहे हो, खूब खा रहे हो, तो जो वो हवा होगा वो चला आएगा फंडस में। फंडस जनरली फिल्ड होता है, रिमेन्स फिल्ड विद एयर। किससे भरा होता है बोलिए तो? Air. अब वहां तक खाना नहीं ना पहुंच जाएगा, क्योंकि उससे पहले जस्ट ओपनिंग है, खाना रिवर्स कर जाएगा, तो अब खाना वहां तक चला, वहां एयर भरा होता है। इसी हवा को खाना खाने के बाद बर्पिंग के टाइम में, डकार के टाइम में आप बाहर निकालते हैं, जिसको आप एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल्ड, एक्सहेल्ड ड्यूरिंग बर्पिंग। ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. डकार के टाइम खाना जब ज्यादा खा लेते हैं तो यही बॉब के फॉर्म में बाहर निकलता है। बहुत कुछ है बताने के लिए अभी, अब मैं देख रहा हूं क्योंकि वक्त हो चुका है, स्टोमक पे और डिटेल चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर कोई तकलीफ है, अभी बहुत कुछ है, अभी मैं स्पिंचर्स पे बहुत डिटेल बात करने वाला हूं, मैं उसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए, बेशक पूछिए। हाँ? पूछिए, कुछ डाउट है तो, नहीं तो जा सकते हैं आप। तो नेजर सर, ये जो नेजोफेरिंजियल Thank you, टॉन्सिल है, इसमें हाँ। एडिनाइड्स है, ये सर फिर से बताना। नेजोफेरिंग्स में जो एडेनोइड्स हैं, ठीक है। एडेनोइड्स कुछ नहीं है, जैसे ये दिखाते हैं, अब तो ये फिगर सेव हो रहा है ना हर को। कुछ नहीं है, जो तुम्हारा फेरिंगियल टॉन्सिल है उसका साइज बढ़ेगा ना, तो वहां का रास्ता छोटा हो जाएगा, तो बढ़े हुआ जो साइज बढ़ा हुआ जो फेरिंगियल टॉन्सिल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडेनोइड्स कहते हैं। अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन आ गया इन्फेक्शन की वजह से, और उसकी वजह से नोजल कंजेशन हो जाएगा, यहाँ देखिए
जैसे अगर फिगर में बना के दिखाऊं, ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से, इधर ये नाक गया, इधर नॉस्ट्रिल है, यहाँ पे ये तुम्हारा दीवाल है, ये इधर दीवाल है, ठीक, ये फेरिंग्स है तुम्हारा, ठीक है, पूरा ये रास्ता है इतना बड़ा, यहीं पे ये वाला टॉन्सिल है, कौन सा टॉन्सिल है, ये येलो वाला फेरिंगियल टॉन्सिल। मान लो इसमें, मान लो पहले इतना बड़ा रास्ता था, मान लो कि इसमें इन्फेक्शन हो गया और इसका साइज बढ़ गया, मान लो इतना बड़ा हो गया ये, तो यही कहलाएगा एडेनोइड्स। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। और इसके साइज बढ़ने से यहाँ का रास्ता भी तो छोटा हो जाएगा, यहाँ का रास्ता भी तो छोटा हो जाएगा, रास्ता छोटा होगा तो एयर को पैसेज में दिक्कत ही तो होगी। यस सर। ठीक, कोई तकलीफ? तो सर जो हमें कोल्ड होता है सर्दियों में तो वो अलग वो होता है? एक वो फ्रीक्वेंट साइट है इन्फेक्शन की इन्हीं रीजंस में, वो तो वायरल डिजीज भी है, वो एक अलग कंडीशन है, वो कॉमन कोल्ड में फिर पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू ऑल। सर लिंगुअल टॉन्सिल भी 1 पेयर का होता है? नहीं, मेनी होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल बहुत सारे होते हैं, मैंने कहा ही नहीं मेनी है, 1 पेयर लिखा भी नहीं है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, चलिए फिर मीटिंग, ठीक है, आप बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, थैंक यू।